जनाब ने अपने पापा का ख्याल किस तरीके से रखा? भई हक अदा कर दिया। अब तो वाक़ई में जन्नती बन गए। जनाब ने अपनी उस बुआ का सामना कैसे किया, जिसके हस्बैंड अभी कुछ दिन पहले ही गुज़रे थे? जनाब ने कैसे अपने ही प्रोग्राम की ऐसी-तैसी करी? कैसे ही अचानक ही कारी मामू की एंट्री हो गई? कौन-सी मजबूरी थी, जिसके कारण बड़े पापा और बड़ा अम्मी के साथ में रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए जनाब निकल पड़े अपने घर से 5 बीएचके के घोंसले को छोड़कर और वो भी पापा को लेकर। कौन है जो इनके काम अब मौधा में कराए? चलिए जनाब की एक-एक करतूत को सामने लाते हैं। जनाब की 2 बातों ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया और इस जन्नती आदमी की सारी असलियत जो है सामने खुल के आ जाती है। सबसे पहले तो ये शादी में गए, जब बड़े पापा बड़ी अम्मी की शादी में गए, तो वहाँ एक-एक करके जनाब ने एक-एक करके सारी फुप्पो को दिखाया कि ये मेरी छोटी हैं, ये बड़ी हैं, ये उससे बड़ी हैं और ये वाली वो फुप्पो हैं जिनका नाम मरियम है। आपने आगे परिचय नहीं दिया कि ये वही फुप्पो हैं कि जिनके हस्बैंड यानी कि मेरे फूफा अभी कुछ दिन पहले ही दुनिया में नहीं रहे। भाई जिस फूफा के जाने के बाद में तुम एक बार भी बुआ से ना बात कर सके, ना कंडोलेंस कर सके, यार एक गैर आदमी के लिए भी ये आदमी कह देता है कि भाई हमें बहुत सुन कर दुख हुआ। तो ये तो अपना ही खून थी, अपनी ही बुआ थी और वो भी वो बुआ जिनकी हालत जो माली हालत बिल्कुल भी सही नहीं है। उनको काम करने अपनी जिंदगी चलाने के लिए काम करना पड़ रहा है दूसरे के घरों में। भाई उसके बाद में भी ये बुआएं अपने भतीजों के लिए हक अदा करती हैं, अपने ही घर से अपने ही छोटे से इतने से पैसों से इनके लिए गिफ्ट लेती हैं, इनको प्यार दुलार करती हैं और इनको देख के खुश होती हैं, दिल से खुश होती हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल जनाब से, किस मुंह से उस बुआ का सामना किया जिस बुआ के हस्बैंड अभी-अभी कुछ दिन पहले ही चले गए? मतलब क्या सोच के उसके साथ में सलाम दुआ करी होगी और उसके बाद में पूछा होगा कि बुआ आप कैसी हो? और बताओ घर में सब कैसा चल रहा है? आपके बच्चे-वच्चे कैसे चल रहे हैं? मतलब किस मुँह से, किस तरीके से जनाब ने ये सब बातें कही होंगी और बुआ का क्या दिल रहा होगा भाई, जिस टाइम में उन्होंने जनाब ने अगर इनके हाल-चाल पूछ लिए होंगे, तो अपने भतीजे से अपने दिल की कौन-सी बात कह दे और कौन-सी बात छुपा ले। इतना बेगैरत और इतना निकम्मा या ये कहिए कि इतना सेल्फिश आदमी कोई और हो सकता है क्या? और हाँ, ये तो तब की बात है कि ये सबसे बड़े रिश्तेदारों के ठेकेदार हैं। मतलब सारे रिश्ते बहुत अच्छे होने चाहिए, इससे प्यार करो, उससे प्यार करो, उसको बुरा मत बोलो, इसको अच्छा नहीं बोलो। पता नहीं कितने डायलॉग बोलते चले जा रहे थे, बोलते चले जा रहे थे। जब सभी ने जनाब को इसके बारे में ट्रोल करना शुरू किया, जनाब ने तब से ये डायलॉग जो है कहना बंद किया है। तो और जनाब की टैगलाइन थी, खुश रहो प्यार बाँटिए। भाई कौन-सा प्यार बाँट दिया तुमने बुआ के साथ में और कौन सी उसकी खुशी देख ली तुमने? सिर्फ कहने को ये टैगलाइन है, अपने ड्राइंग रूम में बड़ा-बड़ा लिखवा के लगवाया। रात-दिन उसको देखने के बाद में भी ध्यान नहीं आया कि मैं किसको खुश रख रहा हूँ और किसका प्यार कर रहा हूँ और किसको प्यार दे रहा हूँ। क्यों? सिर्फ लेना ही लेना आता है, प्यार भी, सामान भी, सब कुछ। दूसरे इस उम्र में और जो जिसके पापा की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो कि वो चलने में भी मोहताज हैं। मतलब कभी भी आप उन्हें अकेले चलते हुए नहीं देख सकते। उनके साथ कोई ना कोई चल रहा होता है, डी दादा चल रहे होते हैं या फिर जो है कोई और होता है, लेकिन वो उनके कभी भी अकेले नहीं चलते। ऐसे में जनाब ने पहले तो एक ऐसा सफ़र करवाया कि जो थका देने वाला था, जिसमें कि वो लेटना भी मुश्किल था। मतलब ट्रेन के अंदर जब ट्रेन ऐसे हिलती है, जो मैडम ने तो शिकायत कर दी, भैया रेलवे से शिकायत कर दी, तुम्हारी ट्रेन बहुत हिलती है। तो आप ही बताइए जब इस औरत के लिए ट्रेन हिलती हुई दिखाई दे रही थी, तो उस बूढ़े आदमी के लिए जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको क्या लग रहा होगा? वो कैसे करके 24 घंटे में 1, 2 या 3 बार टॉयलेट गया होगा। जिस टॉयलेट में हम जैसे आम आदमियों को पकड़ कर बैठना पड़ता है, उस टॉयलेट में वो आदमी कैसे गया होगा था जो ठीक से चल भी नहीं पाता है। अब इसके अंधभक्तों को नज़र नहीं आता ये किस तरीके से इसने अपने पापा के साथ व्यवहार किया है। चंद पैसे बचाने के लिए उनको इस तरीके से पूरे 24 घंटे परेशान कर दिया। यही नहीं, प्लेटफ़ॉर्मों पे भी दौड़ा दिया। चलिए ये तो पुराने व्लॉग की बात हुई। अब चलो नए व्लॉग की बात करते हैं, क्योंकि राजा बेटा है, जन्नती है, इसने वो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा। भैया ऐसे ही तो नाम नहीं दे दिया इसको। इस व्लॉग का सुन लीजिए। अब ये बताइए, कोई भी अक्लमंद बता दे कि जनाब क्यों करके लखनऊ जाके ठहरे? जब कानपुर है और कानपुर में इतने होटल हैं, ऐसा नहीं है कि जनाब को वहाँ होटल नहीं मिलता या प्रमोशन मिला है लखनऊ में जाकर। जनाब को वहाँ पे फ़ोटो भी दिया गया, उसके साथ में एक स्पेशल वेलकम नोट दिया गया। तो भाई पैसा फिर अगेन, मतलब इस चिंदीगिरी में ये नहीं देखा कि ये सब करने के लिए मैं पापा को लखनऊ लेके जा रहा हूँ और उसके बाद में पापा को लखनऊ से वापस लेकर आऊँगा कानपुर शादी के लिए, फिर वापस जाऊँगा और फिर अगले दिन उनको लेके फिर आऊँगा मिलने के लिए और फिर वहाँ से निकलूँगा मौधा।
मतलब कितनी ज्यादा ट्रैवलिंग करवा दी एक ऐसे आदमी की जिससे चलना फिरना मुश्किल है। अब सोच के देखिए, जिन पापा का खाने के लिए टाइम बिल्कुल निश्चित है, ट्रेन में उन्होंने टाइम पे खाया, 15 मिनट ये बंदा अपने पापा की वेट नहीं कर सका कि 15 मिनट बाद खा लूं। और जब शादी में गया तो टाइम होते ही उसने कहा कि नहीं, मैं टाइम पे खाना खिलवाऊंगा अपने पापा को, लाओ इनको खाना खिला दो। ये नहीं कि खुद लेके आए या किसी से कह दे, जो भैया जिसके घर में आया उसी को बुला के खाए। मतलब बड़े पापा को बुला के कहा है कि इनके लिए फटाफट खाना लगवा दीजिए, इनके खाने का टाइम हो चुका है। जो बंदा अपनी शादी को देख रहा होगा, इतने सारे मेहमानों को देख रहा होगा, उसको ही बुला के बोला गया है। मतलब इतनी ज्यादा अपने आप को इतना सेलिब्रिटी बना लिया। भाई शादी में गए हो, एज ए रिश्तेदार गए हो, तुम्हारे भाई की शादी है, तुम्हारे अपने घर की शादी। और देखिए, जो बंदा टाइम का पंचुअलिटी दिखा रहा है कि भाई उसको खाने का ये टाइम है तो खाना खिला दो, तो उसको उसके बाद में 2:30 बजे लेके आना होटल में, कुछ समझ में आता है? इतने दूर ट्रेवल करना गाड़ी से, और 2:30 बजे वो वहां पे पहुंचे, ना उसका सोने का टाइम है ना उसके आराम का टाइम है। और ये सब किस लिए? चंद पैसों के लिए, क्योंकि वहां पे लखनऊ में इसे एक प्रमोशन वाला होटल मिल गया और यहाँ पर नहीं मिल सका। या 4 पैसे कभी कभी अपने ऊपर खर्च कर लोगे, पापा के आराम के लिए खर्च कर लोगे, तो कौन सी ऐसी दौलत कम हो जाएगी। और अब अगले दिन की बात देखिए, अब शादी हो गई, रात को 2:30 बजे आ गए, और 2:30 बजे आने के बाद में सुबह जब पापा से पूछते हैं, हाँ भाई कैसे हैं, ठीक है, आराम आ गए थे, नींद आ गई थी? यार एक वो बीमार आदमी है, 2:30 बजे वैसे लेकर आए हो, उसके बाद में वो सोया होगा, तो उसके बाद में तो टाइम से उसको आराम से उसको लेकर जाना होता है। लेकिन जनाब ने जो उसके बाद में फिर दौड़ लगा दी कि चलो भाई रिश्तेदार हैं, मानते हैं इस बात को, बड़े पापा बड़ी अम्मी हैं, शादी के टाइम पे आप उतने ज्यादा आत्मीयता के साथ में बात नहीं कर सकते ये सब लोगों के सामने, तो चलिए अब उनके घर मिलाते हैं, क्योंकि बेटा बहू उनको भी थोड़ा सा प्यार कराएंगे, उनको भी आशीर्वाद दे आएंगे। वो बात दूसरी है, जब ये इनके घर पे खुद चल कर आए थे तब इनकी कोई इज्जत तवज्जो नहीं करी, लेकिन अपनी इज्जत तवज्जो कराने के लिए दूसरी बार भी उनके घर चल दिए। अच्छा, अब चले कैसे हैं? जनाब कह रहे हैं कि 2.5 घंटा उन्नाव से लेके कानपुर तक का सफर, जो मुश्किल से 20 किलोमीटर करीब का है, उसको तय करने में इन्हें 2.5 घंटे लगे हैं। सड़कों का जाम चल रहा था। भाई अगर तुम्हें वहां पे जाना ही था तो किसी से पूछ लेते कि कैसे जाना चाहिए। ये जो हाईवे है जो कानपुर और लखनऊ के बीच का है, ये वैसे ही बहुत ज्यादा ट्रैफिक में रहता है, और इस समय जो एक बाईपास बन रहा है, तो एक डायरेक्ट रोड बन रही है कानपुर टू लखनऊ के लिए, और उसमें काफी हिस्सा एलिवेटेड है, उसके अभी खुलने ही वाली है, उसके जाने के बाद में तो आप मुश्किल से 1 घंटे में कानपुर पहुंच जाएंगे। तो जो रास्ता इतना ज्यादा खराब है तो तुमने वही रास्ता चुना। अरे पूछ तो लेते किसी से। ये बेटर था कि लखनऊ एक्सप्रेसवे से आते कानपुर के लिए। बिल्कुल ये समझ लिए एक तरह से जीरो ट्रैफिक में बहुत ही शानदार हाईवे पे कानपुर से आराम से आ सकते थे। कानपुर से हमें जितनी भी फ्लाइटें पकड़नी होती थी लखनऊ से, उसके लिए हमेशा यही रास्ता चुनते थे, बजाय इसके ट्रेडिशनल वे में जो रास्ता है, जो पुराना रास्ता है, उससे जाने से। हाईवे से जाओ और बड़े मजे से कानपुर पहुंचो बिना किसी रुके हुए स्पीड में। पर ये तो जनाब है, इन्हें तो कुछ ना पता करना है, ना देखना है, ना कुछ करना है। भाई प्रोग्राम बनने का मतलब ये होता है कि आप कैसे कैसे कहाँ जाते हो, उसकी इटिनरी पहले से फाइनल की जाती है, और उसके हिसाब से कन्वेंस को अरेंज किया जाता है। कहाँ कहाँ आपको बुक करना है होटल, कहाँ पर आपको टैक्सी चाहिए, और कहाँ पर आपको ट्रेन चाहिए, कहाँ पे फ्लाइट चाहिए, ये सारी चीजें पहले से तय की जाती हैं। ये कोई बड़ी बातें नहीं है। हम जितने भी अपने टूर करते हैं, ऑफिशियल टूर करते हैं, उनको पहले से इसी तरह से प्रोग्राम किया जाता है। कई बार ऐसा होता है, एक नहीं 2 या 3 सिटी के लिए एक साथ ही निकलते हैं, तो वो बीच के जितने भी दरमियान होते हैं उन सब का अरेंजमेंट, उन सब के होटल का अरेंजमेंट, ये सारा का सारा चलने से पहले कर लिया जाता है, जिससे कि हम अपने काम पर ध्यान दे सकें और यात्रा पे हमें ज्यादा ध्यान ना देना पड़े। और भाई ये तो जनाब हैं, ये तो सेलिब्रिटी हैं, इनके लिए तो रास्ते भी खाली हो जाएंगे, इनके लिए होटल भी खाली हो जाएंगे। ये तो इतना अच्छा प्रोग्राम बनाते हैं कि इनको कहीं कोई दिक्कत आने ही वाली नहीं चाहिए। पर क्या करें, ये पैसे का लालच, ये पैसे का लालच सब मार देता है। एक जन्नती बेटे को क्या बना दिया भाई। चलिए अब जरा जनाब की बनावट के ऊपर बात करते हैं। जनाब कितने दोगले हैं और किस तरह का दोगला स्टैंडर्ड पब्लिक के सामने पेश करते हैं। जो लोग इनके व्लॉग देखते हैं उनको अच्छी तरह से पता होगा कि इन्होंने पापा के लिए केयर टेकर रखा हुआ है, उसके बाद में सारी जिम्मेदारी, सारी की सारी जिम्मेदारियां उसी के ऊपर डाल दी हैं। कभी भी अगर वो चला भी जाता है तो कोई दूसरा केयर टेकर के रूप में नाम आता है, लेकिन जनाब कभी भी केयर टेकर का रोल नहीं निभाते, जबकि वो बेटा है, जबकि वो जन्नती बेटा है। जन्नती बेटा पापा का कोई भी काम, पर्सनल काम नहीं कर सकता। उन्हें चलाने का, फिराने का, उनको बैठाने का, लिटाने का, टॉयलेट ले जाने का, कपड़े धोने, आई मीन कपड़े चेंज करवाने का, खाना खिलाने का,
क्या ये काम ऐसे नहीं है कि जो कोई भी बेटा ना करता हो? सारे बेटे अपने फादर मदर के ये काम करते हैं जब उनकी ये एज आ जाती है। जनाब कभी भी आपको ये सब काम करते हुए नहीं दिखाई देंगे, फिर भी वो जन्नती हैं। अब दोगलापन क्या है? अब दोगलापन ये है, जैसे जनाब जो है घर से बाहर निकलते हैं, पापा के साथ में बाहर निकलते हैं, तो बिना केयर टेकर के तो बाहर निकलते ही नहीं है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो जवान आदमी है, उसके बाद में भी अपना केयर टेकर साथ में लेके निकलते हैं, जो उन्हें कंघा पकड़ा दे, जो चाय पकड़ा दे, जो इनके बैग पकड़ ले, जो इनको सामान निकाल कर दे दे, जो इनके कपड़े निकाल कर दे दे, जो इनको नाश्ता ला कर दे दे। वो जनाब अपने केयर टेकर को भी साथ में लेके चलते हैं और साथ में पापा के केयर टेकर को भी साथ में लेकर चलते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पे ड्यूटी शिफ्ट हो जाती है। अब जनाब को ड्रामा करना है एक राजा बेटे का, एक जन्नती बेटे का किरदार निभाना है। तो अब जनाब जो है पापा को अपने हाथ पकड़ के चलाएंगे। जो काम डी दादा करते हैं वो जनाब करेंगे और सबको दिखाएंगे, देखो 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 मैं अपने पापा का कितना ख्याल रखता हूँ। मैं अपने पापा के लिए ही सब कुछ कर रहा हूँ। मैं फंक्शन को भी एंजॉय नहीं कर रहा हूँ। मैं उनको 1 मिनट नहीं छोड़ सकता। मैं उन्हें साथ में रखता हूँ और मैं उनका ख्याल रखता हूँ। लेकिन जैसे फंक्शन खत्म हो जाता है और घर पहुंच जाते हैं, होटल पहुंच जाते हैं, फिर पापा अलग और बेटा अलग। लखनऊ आते ही पापा अपने कमरे में केयर टेकर के साथ में और बेटा अपने कमरे में, जैसे बेटा अपने कमरे में अलग से कुछ ऐश मारेगा। जनाब इसलिए तो मैडम को शक नहीं तो नहीं होता कहीं? तो आप ही बताइए, ये दोगलापन नहीं है जनाब का तो और क्या है? पब्लिक के सामने पापा की केयर, घर के अंदर केयर टेकर करेगा। अब आप देख लीजिए, एक डिसीजन की वजह से कि ये कानपुर ना रुके, लखनऊ रुके, पापा को कितना ज्यादा एग्जॉर्शन करा दिया। जो रात को 2:30 बजे पहुंचा है, अगर कानपुर में होते तो 2:30 बजे नहीं, ये आराम से कम 2 घंटे पहले पहुंच जाते और पापा आराम से अपने होटल में कम से कम वहां पे रेस्ट कर सकते थे। दूसरे दिन इतनी सुबह भागने की जरूरत नहीं होती और अगेन इस तरह का 2.5 घंटे के ट्रैफिक में पड़ने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं होती। हाल ये रहा कि सुबह वहां से निकले हैं और रात को लगभग 8 बजे मौदा पहुंचे हैं और तब तक इस आदमी ने उन्हें सफर और सफर में ही रखा है। सच पूछो तो ये पापा सफर कर रहे हैं इसकी हरकतों के लिए। तो अब आप समझ लीजिए, जो पापा का नहीं हुआ, जो अपनी बुआओं का नहीं हुआ और मौत जिंदगी में जिसका साथ नहीं दिया, भाई तुम शादी में तो मुंह उठा के पहुंच गए, लेकिन अगर किसी की मौत जिंदगी हो जाए तो वो कैसे छोड़ सकते हो आप? अब जनाब बड़े पापा बड़े अम्मी के घर गए थे तो भैया बात तो होनी ही है। बड़े पापा जो है इनकी शान में इनकी तारीफें कर रहे थे, भाई देखो हीरो बनना था इसलिए ये चला गया। सच में हीरो बनना था उनकी नजर में? चलो हीरो हो सकता है, लेकिन हीरो वो कहते हैं जो कि फिल्मों में आते हैं और जो फिल्मों में एक मुख्य किरदार निभाते हैं, इसलिए उनको हीरो कहा जाता है। जनाब के नाम तो एक सीरियल भी नहीं है, मतलब पूरा सीरियल अगर आप ये कहें कि ये जनाब का था, कोई याद नहीं कर सकता। जनाब या तो सीरियल पूरा किया नहीं है, सीरियल बंद हो गए, या सीरियल से इन्हें निकाल दिया गया। तो ऐसे फ्लॉप हीरो हैं ये भैया। जब कोई फिल्म नहीं दे रहा था, कोई फिल्म नहीं काम नहीं कर रहा था, तो तब जनाब ने अपनी ही फिल्म बना ली, खुद ही प्रोडक्शन हाउस खोला, खुद ही फिल्म बना दी, खुद ही रिलीज कर दी। तो फिर क्या होगा? खुद ही देखने गए और कोई देखने गया ही नहीं। चलिए भाई, अपने घर के लोगों के अंदर तो सेलिब्रिटी स्टेटस ले ही लिया, अब उसके बाद में पहुंचते हैं मौधा। एक लंबी यात्रा करके, एक बार फिर पापा को परेशान करके, वहां पे पहुंचने के बाद में भी भैया तुम मतलब बेटे हो, वहां तो तुम हाथ पकड़ के चल रहे थे और जब वो गाड़ी से पापा को उतारने की बारी आई तो जनाब पीछे रह गए। मतलब वो जो डी दादा ने बड़े आसानी से, बड़े तरीके से उनको उतारा। यही राजा बेटा यही चूक कर गया था ट्रेन के डिब्बे में चढ़ाने। भाई कितना टिपिकल होता है, मतलब प्लेटफॉर्म पर जो डिब्बा आके रुकता है तो उसकी जो सीढ़ियां होती हैं वो सीढ़ियां थोड़ी सी ऊपर होती हैं। आपको प्रॉपरली पैर रख के, सही जगह पैर रख के ऊपर चढ़ना पड़ता है क्योंकि ऊंचाई होती है। वो अपने वेट को संभालना है, अपने को बैलेंस करना है। मैं खास तौर से उसकी बात कर रहा हूँ जो कि बीमार हो, जिसको चलने में भी दिक्कत हो। वैसे भी आम लोग भी वहां पे चढ़ते समय एकदम से भाग के नहीं चढ़ जाते हैं, देख के चढ़ना पड़ता है। और ऐसी कंडीशन में भी जनाब ने अपने पापा को चढ़ाया नहीं था, देव भैया ने चढ़ाया था। आप तो पीछे घूम के पॉलिथीन पकड़ रहे थे भैया। पॉलिथीन तो अगर छूट भी जाती तो क्या हो जाता। और यहाँ पे भी वही दिखाया, मतलब हर बार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये समझ में आता है कि इनको पापा की जो है सिर्फ दिखावा करना है और उनका कुछ भी काम करना नहीं है। जैसा कि आपको सबको पता ही है, एक ड्रामा और तैयार था, यानी कि डॉटर खाला के घर में वेलकम। क्योंकि भैया बेटा जो है ना वो पहली बार आया है। कैसे आया? पहली बार। किसी ने भी ये नहीं कहा, मुबारकबाद नहीं दी पिज्जा और नान को कि वो अपनी घर बहुत दिनों बाद आए। मतलब ऐसे हो रहा है कि वो तो विदेशी हैं और यहाँ पे घूमने के लिए आए या किसी और के घर पर आए। अब भाई वहां पे स्वागत, बच्चे के लिए पूरा बैलून वैलून लगा दिए और फूलों के पेटल्स वगैरह जो सब जगह बिखेर दिए, एक केक भी मंगवा दिया।
उसके बाद में कहते हैं डॉक्टर खाला इतना करने की सबकी क्या जरूरत थी, अरे तुमने ही तो करवाया है भाई, और अभी तो एक वेलकम और होना बाकी है। जब जनाब डब्बा के घर पे जाएंगे, बेटे को लेके जाएंगे, तो भैया भतीजा पहली बार आया है, भतीजा अगर पहली बार आएगा तो वो स्वागत नहीं करेगी, इसलिए उसने भी अपना घर डेकोरेट कर रखा है। एक रील डाल रखी है जिसमें ब्लू कलर के बैलून्स उसके दीवार पे लगे हुए हैं और जिस पर वेलकम बेबी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये सारे के सारे आ तो गए हैं, अब ये खाना पीना बनेगा, कौन बनाएगा, कैसे करेगा? वो डॉक्टर खाला ठीक है नौकरानी है, तो वो इतने सारे लोगों का खाना बनाएगी? नहीं भाई, इनके साथ जो आए हैं निक्कू, डी दादा, ये सारे सारे लोगों ने अब किचन संभाल ली है। देख लिया ना आपने? अरे तुमने तो यहाँ पे भी किचन पे कब्जा कर लिया। देखने वाली बात यह है कि 5 BHK वाले जो 5 BHK से बाहर निकल के आते नहीं है और जो 5 स्टार से नीचे जाके ठहरना अपनी तौहीन समझते हैं, इस छोटे से घर में डॉक्टर खाला के घर में मजबूरी में कैसे रहेंगे? और अगर आपने नोट करी हो तो एक किरदार और दिखाई दिया, जो एक झलक में दिखाई दिया और उसके बाद में व्लॉग में दोबारा नहीं दिखाई दिया। आप पहचान गए होंगे वो कौन है? वो है इनके कारी मामू। और कारी मामू कौन? वही कारी मामू है जिनसे कि डब्बा के सास ससुर से लड़ाई हुई और उसके बाद में उनको बिल्कुल बेदखल कर दिया गया। ना केवल फार्म हाउस से बल्कि जिंदगी से बेदखल कर दिया गया। उनको जैसे आज की डेट में उनके मामा है नहीं, उनका नाम लेना भी गुनाह है। और वो बात दूसरी है कि उसकी बेटी को लिए लिए घूम रही है और उसके बेटी से वो सारे काम करा रही है और सिर्फ अपने कंटेंट के लिए है। ये किसी की कोई सगी नहीं है। अगर सगी होती तो अपने मामू की सगी बननी चाहिए थी ना। देखिए कहानी में ट्विस्ट आ गया, उधर डब्बा से उसकी लड़ाई चल रही है, इधर जनाब ने उसको बुलवाया है, यहाँ पे खास बुलवाया गया है। अब यहाँ पे बच्चा मामू तो है नहीं, तो कारी मामू के साथ में ये सारे के सारे अपने अपने जो काम है, पर्सनल काम है जनाब के लिए, वहां लोकल गार्जियन या ये कहिए लोकल काम करने वाला इनका कारिंदा, अब ये कारी मामू बनेंगे। इनके खानदान की यही खासियत है, जब जिससे जो काम होता है उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और उसके बाद में तुम कौन और हम कौन। अब इतने तरह के सेल्फिश लोगों को और दोगले लोगों को क्या कह सकते हैं, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है इनका दोगलापन। और एक और चीज बिल्कुल सरप्राइजिंग दिखाई दी, डब्बा क्यों गायब थी भाई, जब इतना सारा कंटेंट यहाँ पे इकट्ठा है और डब्बा का 100% कंटेंट यहीं पे पड़ा हुआ है, वहां पे क्या कंटेंट है? सास से क्या कंटेंट निकालेगी? और मैंने तो अब सुना है कि जो इसकी फुकसाना बाजी है उन्होंने भी चैनल खोल लिया है। भाई वाह, सुन के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मजा आया। इसलिए नहीं कि वो डब्बा के अगेंस्ट है या उसने चैनल क्यों खोल लिया, इसलिए मजा आया कि ऐसे ही लोगों को जरूरत है और वो अपना अच्छा अच्छा कंटेंट बनाए। और आप लोग भी अगर आपको उसका कंटेंट पसंद आता है तो डेफिनेटली उसको मोटिवेट करें और उसके कंटेंट को देखें। अब देखने वाली बात ये, जब तक ये इनके घर में काम कर रही है फुकसानाबाजी, जिस दिन इनके घर से हटी, वो जिस भी वजह से हटे, तो भाई उसके व्लॉग में क्या आएगा आप इमेजिन नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि किसी हालत में डब्बा ये काम नहीं होने देगी। भाई डब्बा यहाँ पे क्यों नहीं थी जब इतना सारा कंटेंट यहाँ पड़ा हुआ था? ये तो बड़ा क्वेश्चन है। मतलब भाई भाभी का वेलकम करने के लिए वो यहाँ पे नजर नहीं आई। एनीवे, आज उसका व्लॉग भी आना था, वो व्लॉग भी नहीं आया है उसका, ना ही कोई उसकी स्टोरी है कि वो मौधा में ना हो के कहीं और हो। अब उसको कंटेंट बनाना है, अब उसको कंटेंट बनाना भतीजे के पहली बार उसके घर आने का। अब मैडम की इंग्लिश, मैडम का इतराना, अब ये सब दिखाई देगा क्योंकि अब मौधा में आ गई है। लेकिन मैडम ये तो डिसाइड कर लेना, ये आपके ससुराल है, ये आपका मायका है। बच्चे से ना कंटेंट तो चाहिए, लेकिन बच्चा संभालना बिल्कुल भी नहीं आता। बच्चा इतना एक्साइटेड था केक काटने के लिए कि अभी काटूंगा, अभी काटूंगा, कैंडल जलाओ, केक काटूं, बार बार केक काटने को चलता है कि अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। अब फिर केक काटने हो जाता है, अभी नहीं, अभी नहीं। बच्चा इतना एक्साइटेड था, इतनी देर में ही एक बैलून फोड़ने की आवाज से वो डर गया और वो इतना डर गया कि वो बहुत रोया भी है और जाके चिपक गया। और ये जो ट्रांसपेरेंसी दिखाना चाहते हैं, लेकिन इनका बच्चा रोए, इनका बच्चा तो रोता ही नहीं है, कैसे दिखा देंगे कि हमारा बच्चा रोता है? इसलिए वो सीन बिल्कुल काट दिया। और उसके बाद में फिर दोबारा से मैडम जो उसको मना कर पुचकार के लेकर आई है, गोद में बैठाया, तब केक काटने आई है। क्यों भाई, बच्चे का रोना जो है कोई नेचुरल चीज नहीं थी क्या? जब झलक दिखला जो चल रहा था और तब जनाब वहां पर लेकर गए थे, अपने बच्चे को लेकर गए थे, और वहां पे गाड़ी से उतरने के बाद में जब मैडम लेकर आई थी, तो वहां से गाड़ी से उतरने के बाद में बच्चा रोना शुरू कर दिया था। जब वहां पे पापाराजी थे तो वो उनको शूट कर रहे थे लगातार, तो उनसे बोलते हैं भाई ये क्लिप निकाल देना, ये बच्चे रोने वाली क्लिप नहीं आनी चाहिए। अब आप देख लीजिए ये कितना कंटेंट ढूंढते हैं और कितनी असलियत दिखाते हैं। कहते तो ये कहते हैं कि हम जो भी कुछ है ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ दिखा देते हैं, लेकिन सब कुछ कोई नहीं दिखाता। तो चलिए भाई, पूरी की पूरी मंडली आ चुकी है और अब जब कुछ ये आ चुके हैं तो भैया कुछ ना कुछ तो उखाड़ेंगे यहाँ पर। तो देखते हैं तो जनाब की इतनी बेदर्दी या ये कि बेदिली की जो हरकतें हैं उसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
पापा के साथ जो हरकत करी, अपने फुप्पो के साथ जो हरकत करी, बड़े पापा को तो इसने लपेट लिया। जिस तरह का इन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया वो पूरी की तरह से पापा के अगेंस्ट था। इस सब के बारे में आपका क्या ख्याल है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।